आज के एपिसोड में हम सेक्शन 167 को आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले बस एक 5 मिनट का मैं आपको हल्का सा रिकैप करा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। इट विल नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। तो देखिए, हमने कहानी शुरू की थी आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 20 हमें कहता है कि हर व्यक्ति की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार उसके पास है। ठीक है जी। साथ में कहता है आर्टिकल 22 क्लॉज 2, जो ये कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेन करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। कौन से मजिस्ट्रेट के पास? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, नियरेस्ट। अब इन दोनों आर्टिकल्स की मैनिफेस्टेशन हमने देखी सेक्शन 57 सीआरपीसी में। ठीक है, सेक्शन 57 सीआरपीसी किस बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन 57 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है तो उस व्यक्ति को आप कितने समय के लिए कस्टडी में रख सकते हैं। तो क्लियरली बोल रहा है कि भैया मैक्स वो कितने समय के लिए कर सकता है, जितना रीजनेबल उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से रीजनेबली रिक्वायर्ड हो। लेकिन ये रीजनेबल टाइम 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम कितना बोला उन्होंने? मैक्सिमम 24 घंटे। लेकिन हर केस में 24 घंटे कर दें ऐसा भी नहीं है। रीजनेबल टाइम इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और अगर पुलिस को लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन और करनी है, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है उस 24 घंटे में, जो 24 घंटे सेक्शन 57 ने दिए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? उसकी कस्टडी के लिए आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो मजिस्ट्रेट की परमिशन, उसके बारे में कहां बताया गया है? सेक्शन 167 में। तो यहां से हमारी एंट्री हो जाती है सेक्शन 167 में। ठीक है, तो जब हम सेक्शन 167 में मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया हमने अक्यूज्ड ए को थाने में बिठा रखा है और हम एक पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के पास भेज दें और कहें जा परमिशन लिया, और मजिस्ट्रेट के सामने जाके ये कहे कि जी ऐसा है, हमने मिस्टर ए को पकड़ा था, ये केस डायरी इस केस में पकड़ा था और हम चाहते हैं कि आप उसको कस्टडी हम उसकी बढ़ा दीजिए क्योंकि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मजिस्ट्रेट परमिशन कब देगा? जब आप ए को वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। और ए का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ए से मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे, पहले तसल्ली करेंगे कि भैया अरेस्ट को लेके जो सेफ गार्ड दिए गए हैं सीआरपीसी में, या जो जुडिशियल सेफ गार्ड्स अलग अलग जजमेंट्स में बताए गए हैं, क्या वो सेफ गार्ड पूरे हुए हैं या नहीं हुए। मतलब उदाहरण के तौर पे, क्या आपको बताया गया कि आप वकील से बात कर सकते हैं? क्या आपके घर के सदस्यों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया? क्या आपको अरेस्ट के कारण बताए गए कि आपको किस केस में और क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? तो ये जितने भी सेफ गार्ड अरेस्ट से संबंधित सीआरपीसी में दिए गए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। दूसरा, अक्यूज्ड की फिजिकल प्रेजेंस से मजिस्ट्रेट साहब देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें। ठीक है, दिस इज द रीजन अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167। तो क्या सिर्फ अक्यूज को लेके जाएगा? नहीं, उसके साथ क्या लेके जाना है? अक्यूज लेके जाना और साथ में कॉपीज ऑफ द केस डायरी। मैंने आपको बताया था कि हर केस की एक केस डायरी बनती है और उसमें सारी डिटेल लिखी जाती है। एफआईआर कब आई, एफआईआर की डिटेल्स, इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, इतने बजे ये हुआ, इतने बजे हमने इसको अरेस्ट किया, इस समय इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। each and every minute details related to that particular case which is being investigated, उस केस की केस डायरी में लिखा जाता है। तो एक कॉपीज भी हम केस डायरी की लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास, ताकि मजिस्ट्रेट साहब इनको पढ़ सकें और केस के बारे में सारी डिटेल्स उनके सामने हो कि भैया कौन से मामले में इसको पकड़ा है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। तभी ये सब अपना मन बना पाएंगे कि इसको आगे हम इनकी कस्टडी दें या ना दें। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात पे। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर रहे हैं उसको, तो अपने पास 3 ऑप्शंस है। मजिस्ट्रेट साहब के पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो है कि वो पुलिस कस्टडी दे दें। भाई पुलिस क्या करना चाहती है? पुलिस अभी उससे और सवाल जवाब पूछना चाहती है, और पूछना चाहती है हाउ वाज ही इन्वॉल्व, और कौन कौन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो ऑफेंस से संबंधित वेपन है वो कहां पर छुपाया, वो कहां से लिया, ताकि वो सारी कड़ियां पूरी कर सके जो इन्वेस्टिगेशन में उसको पूरी करनी है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ये है कि वो पुलिस कस्टडी दे दे। पुलिस कस्टडी में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वो उसे पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा।
तो जब वो चाहे उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है जुडिशियल कस्टडी का, कि भैया वो पुलिस लॉकअप में नहीं, वो जेल में भेजा जाएगा। और अगेन आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट एपिसोड दैट जेल इज नॉट अंडर द पुलिस, इट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये आएगा मजिस्ट्रेट साहब की जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो अगर अब अक्यूज से आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंटरोगेशन करनी है, तो पहले आपको मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। उनके ऑर्डर के बाद आप जेल में जाके अक्यूज से पूछताछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आपका काम बढ़ गया, पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे और फिर आप पूछताछ करेंगे। लेकिन पुलिस कस्टडी में तो क्या है, वो वहीं पर है, लॉकअप में ही है, चाहे सुबह 4 बजे उसे उठाकर आप पूछताछ शुरू कर दीजिए। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको बेल पर छोड़ दें। ठीक है, जब आप देखते हैं कि अक्यूज जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, या प्ली ऑफ एलिबाई बीच में आ गया, कुछ भी रीजन है, दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो उसको वहां पर उस स्टेज पे बेल पे भी छोड़ा जा सकता है। अब हम चलते हैं अगली बात पर। तो हम 167 को आज शुरू करते हैं डिटेल में। ठीक है, 167 में अभी तक हमने ये देखा है, एक सेकंड, चलिए 167 में अभी तक हमने ये देखा है कि अक्यूज को प्रोड्यूस करना है अगर मजिस्ट्रेट के सामने, तो 2 क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, प्राइमा फेसी केस उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो रही हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो क्या किया जाएगा, अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा और उनसे अगले डिटेंशन के, फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर लिए जाएंगे कि हमें कुछ और समय के लिए इसको डिटेन रखना है, इस अक्यूज को हमें और डिटेन रखना है, अभी इसको मत छोड़िए। ठीक है, तो हमने ये देखना है सबसे पहले तो भैया प्रोड्यूस करेगा कौन, हु विल प्रोड्यूस। इतना तो पक्का है कि पुलिस के पास है तो पुलिस वाला ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कौन सा अधिकारी पुलिस वाले का वो प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। बेर एक्ट निकालिए अपना। बेर एक्ट में आप आ जाइए सेक्शन 167 की क्लॉज 1 में। जो मैं मार्क करा रहा हूँ सिर्फ वो कीजिएगा, बाकी हमने कुछ मार्किंग्स कल भी की थी, मतलब पिछले एपिसोड में भी की थी। देखिए, इसको पढ़िए, अभी मार्क मत कीजिए, सिर्फ पढ़ना है मेरे साथ। वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that accusation or information is well founded। ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि भैया प्राइमा फेसी केस है उसके अगेंस्ट और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही। अब मार्क कीजिए, क्या कहता है ये कहता है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पहला अधिकारी कौन हो सकता है जो प्रोड्यूस करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और दूसरा कौन, पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये कौन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बट साथ में वो कहता है इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इससे हम, एक सेकेंड यार, देखिए क्या पता चलता है। पहली बात, वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन हो। ठीक है, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे होना चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की रैंक से, सॉरी मैं आपको गलत बता गया, वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 अधिकारी उसको पेश कर सकते हैं, या तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई कांस्टेबल उसको लेके जाए प्रोटेक्शन के लिए, तो दैट इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं होगा। उसको सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कम से कम सब इंस्पेक्टर की रैंक का हो, उससे नीचे का अधिकारी उसको नहीं लेके जा सकता है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल ये आता है कि मान लीजिए, अगला सवाल है, एक सेकंड, हाँ जी, हमें कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, लेकिन मान लीजिए उसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट नहीं किया, उसको मान लीजिए कस्टम्स ऑफिसर ने अरेस्ट किया, जो कस्टम्स अधिकारी होते हैं, या फेयर ऑफिसर ने अरेस्ट किया। फेयर ऑफिसर इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, अगर इन अधिकारियों ने अरेस्ट किया है तो फिर भी क्या सेक्शन 57 और 167 की जो सेफगार्ड्स हैं वो अक्यूज को मिलेंगे?
इसका मतलब ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो 57 और 167 ये कहता है कि भैया 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी नहीं रख सकते, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ और मजिस्ट्रेट से परमिशन लो फिर आप रख लो। तो क्या ये चीज़ कस्टम ऑफिसर और फेरा ऑफिसर के ऊपर भी लागू होती है अगर वो अरेस्ट करते हैं? तो मान लीजिए कस्टम ऑफिसर ने मिस्टर ए को अरेस्ट कर दिया या फेरा ऑफिसर ने मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया, तो क्या ये 57 और 167 की जो रिक्वायरमेंट है 24 घंटे में पेश करने वाली मजिस्ट्रेट के सामने, ये क्या कस्टम ऑफिसर और फेरा ऑफिसर पे भी लागू होगी? और क्या उनको भी ए को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना है? इसका हमें जवाब ढूंढना है। मेरा आपसे सुझाव है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद अपना दिमाग लगाइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें ये सेफगार्ड इस मामले में भी अक्यूज को देना चाहिए जब कस्टम ऑफिसर उसे अरेस्ट कर रहा है? और उसके बाद जो भी आपका जवाब हो उसके बाद आप वीडियो को प्ले कीजिएगा और फिर जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया था हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए एक बात कही कि भैया यहां पर इशू क्या है। इशू ये नहीं है कि कस्टम्स अधिकारी, कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है या नहीं है। इशू ये है कि क्या कस्टम ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की पावर है। अगर उसके पास अरेस्ट करने की पावर है तो भैया उसको 57 और 167 के अनुसार उसको भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। और क्या रैशनैलिटी दी गई? रैशनैलिटी ये दी गई कि जो 57 और 167 में जो अक्यूज्ड को बचाव की बात है वो किस बात की है कि भैया कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेन ना किया जाए। तो ये सेफगार्ड किसके अगेंस्ट है? सेफगार्ड अगेंस्ट दी अरेस्ट। तो भैया अरेस्ट कोई करे, चाहे वो पुलिस अधिकारी करे या कोई और अधिकारी करे जो अरेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, चाहे वो पुलिस अधिकारी करे या फिर कोई और अधिकारी करे जो कि अरेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सेक्शन 57 और 167 तो लागू होगा। उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना ही करना होगा। आप ये दलील नहीं ले सकते कि जी कस्टम्स अधिकारी तो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, बेशक ना हो, उसके पास अरेस्ट की पावर तो है ही ना। और जो 167 और 57 का जो बचाव है वो किस चीज को लेकर है? वो अरेस्ट को लेकर है। तो अगर भैया अरेस्ट की पावर्स हैं तो आपको 57 और 167 का पालन करना पड़ेगा और आपको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी केस में एक चीज और डिस्कस की गई। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी हम 167 में अक्यूज्ड को पेश करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके साथ केस डायरी भी प्रोड्यूस होती है, कॉपीज ऑफ द केस डायरीज, सो दैट द मजिस्ट्रेट कैन मेक अप हिज माइंड एंड देन डिसाइड कि उसको क्या करना है, पुलिस कस्टडी देनी है या जुडिशियल कस्टडी देनी है या छोड़ देना है। तो इस मामले में ये कहा गया कि भैया जो कस्टम्स ऑफिसर हैं ये तो कोई केस डायरी मेंटेन करते ही नहीं है, तो ये क्या पेश करेंगे साथ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेशक ये केस डायरी मेंटेन नहीं करते, लेकिन ये जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं भाई इनके पास भी कोई शिकायत आई होगी, ये भी कुछ सीजर मेमो, जब भी इसे कुछ जब्ती करते हैं तो सीजर मेमो बनाते होंगे, अरेस्ट करते वक्त अरेस्ट मेमो बनाते होंगे, जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन आप मजिस्ट्रेट को पेश कर दीजिए जब आप 24 घंटे में अक्यूज को पेश करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि केस डायरी नहीं है तो आप कोई डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं करेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो आप वो पेश कर दीजिए, आपके पास केस डायरी नहीं है तो ये बात क्लियरली इस केस में कही गई। केस की साइटेशन मैं आपको बता देता हूं। केस है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन, नाइनटीन 1994 सुप्रीम कोर्ट, 1994 की जजमेंट है, 1994 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि कस्टम ऑफिसर को भी 57 और 167 के तहत 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को पेश करना है। ये बात इसमें क्लियरली कही गई थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनता है, उससे पहले रंग बदलना बहुत ज़रूरी है, ये हम कलर चेंज कर चुके हैं जी। अगला क्वेश्चन ये है कि ओके, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, ठीक है, ये हमने देख लिया कौन पेश करेगा, OIC PS ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन SI की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। SI की रैंक
मिनिमम होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर। ठीक है, किसके सामने पेश किया जाएगा? अब तब से मैं आपको लेक्चर की शुरुआत से, इस एपिसोड की शुरुआत से बोल रहा हूं कि भैया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो कौन से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे वो भी देखना जरूरी है। तो आप अपना बेरक निकालिए। आप देखिए यहां पर जहां तक हम मार्क कर चुके थे, दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। इसके बाद अब मार्क कीजिएगा आप। देखिए, शेल फोर्थफिट ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या कहा गया है कि नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पेश होगी। ठीक है, अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी वेयर इन प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शेल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, तो हमने यहां से क्लियर हो गया कि नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पेश होगी। लेकिन अगला सवाल यह आता है कि क्या उस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई जुरिस्डिक्शन मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि मान लीजिए इस पुलिस स्टेशन का मामला है और ये पुलिस स्टेशन आता है इस मजिस्ट्रेट के नीचे, तो इस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन हुई इस पुलिस स्टेशन को लेके। तो क्या ये सिर्फ जो अक्यूज अरेस्ट हुआ है ये इसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, या ये कहीं दूसरा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? सवाल ये बनता है। तो इसके जवाब के लिए अब हम आते हैं क्लॉज 2 पे, और आप यहां से पढ़िए और उसके बाद मैं मार्क कराऊंगा, तब आप मार्क कीजिए। The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, अब मार्क कीजिए, whether he has or has not jurisdiction to try the case। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर हुई। किसको भेजेंगे? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और उसकी जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। तो अब हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई कि पहला किसको भेजेंगे? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और दूसरी बात ये क्लियर हो गई, वेदर जुरिस्डिक्शन और नॉट। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो भी चलेगा और जुरिस्डिक्शन है तो भी चलेगा। क्या इसके अलावा किसी को भेज सकते हैं? हाँ जी, भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और पिछले एपिसोड्स में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज द मजिस्ट्रेट ऑफ द जुडिशरी, जो सिविल जज का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, लोअर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके जो एक एस्पिरेंट लगता है, दैट इज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके लगता है, दैट इज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जनरली ये एसडीएम और डीएम होते हैं। सिर्फ मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, उसके ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे बिकॉज उससे ज़्यादा हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज दी एसडीएम और दी डीएम, जिसको हम डीसी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किया जा सकता है। तो उसके सामने कब पेश किया जाएगा और उसके संबंध में क्या क्या और फैक्टर्स हैं वो अब हम देखते हैं। अब आ जाइए आप सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2A पर। देखिए, हाँ जी, क्या कह रहा है ये? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वही सारी बातें वो रिपीट कर रहा है। मे अब इंपॉर्टेंट है, वेयर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, इसको मार्क कर लीजिए। कब लेके जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास? दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कब लेके जाएगा? जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन हुम द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कॉन्फर्ड, ये दूसरी बात कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो चुकी है। और तस्वीर क्या क्लियर हुई है? तस्वीर ये क्लियर हुई है कि भैया ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कब लेके जाएगा? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास तब लेके जाएगा जब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। और दूसरी एक और रिक्वायरमेंट लगा दी उसने, ये रिक्वायरमेंट लगा दी कि भैया देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है ऑन हुम द पावर्स ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, नहीं, सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स को कॉन्फर किया गया है। ठीक है, तो आई होप दिस इज सिंपल एंड ईजी
कि मैंने आपको बताया कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है। पहला हमने बताया नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, नॉन जुरिस्डिक्शन वाला भी चलेगा। और अगर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो अब भैया क्या करें, अब तो फंस गए, फंसने की जरूरत नहीं है, आप चले जाइए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको आप पेश कर देंगे। लेकिन इसकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए कि नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, और दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है विद द पावर्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब की पावर्स क्या क्या हैं, वो कितनी कस्टडी दे सकते हैं, कितने इंटरवल के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बेरेक निकाल लीजिए और अब चलते हैं सेक्शन 167(1)(2) पे। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं इसको, एंड लेट्स चेंज दी कलर बिकॉज अब हम इसमें अलग बात पढ़ेंगे, तो लेट्स कीप इट ब्लू। ठीक है, द मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन में वेदर ही हैज और हैज नॉट द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस, वो हम देख चुके हैं। अब यहां से मार्क कीजिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कस्टडी देने की। ये दो बात बोल रहा है भैया, टाइम टू टाइम और एज ही थिंक्स फिट। एज ही थिंक्स फिट का क्या मतलब हुआ, उसके पास डिस्क्रिशन है, और डिस्क्रिशन किस चीज का है कि जो उसको ठीक लगे वो कस्टडी दे दे। कौन सी कस्टडी अपने पास, दो, पुलिस कस्टडी ठीक लगे पुलिस कस्टडी दे दे, और जुडिशियल कस्टडी ठीक लगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के अनुसार तो जुडिशियल कस्टडी दे दे। तो हमने यहां पर मजिस्ट्रेट साहब को डिस्क्रिशन दे दिया और क्या कहा, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आगे चलते हैं, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन दी होल। ठीक है, और साथ में क्या कह दिया, टाइम टू टाइम आप कस्टडी दे सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितनी, 15 days। ठीक है, अब इस टाइम टू टाइम का क्या मतलब है और ये मैक्सिमम 15 days में कैसे अप्लाई होगा उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए पुलिस वाले लेकर आए हैं उसको, अक्यूज्ड को। ठीक है, तो पुलिस हमेशा क्या करती है, पुलिस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए अपने पास रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे पूछताछ की जाए। तो पुलिस हमेशा कहेगी कि जी हमें 15 दिन की आप कस्टडी दे दीजिए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब कभी भी सीधा 15 दिन की कस्टडी नहीं देंगे। मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भैया ठीक है मैं इसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेज रहा हूं, तो 4 दिन की पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है कि 4 दिन के बाद फिर से मजिस्ट्रेट साहब के पास उसको पेश करना है, क्योंकि जो परमिशन मिली थी वो सिर्फ 4 दिन की मिली थी। अब 4 दिन के बाद अगर परमिशन लेनी है तो फिर से मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके आओ। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, फिर से 4 दिन की परमिशन दे दी, देखा कि हाँ अभी डायरेक्शन ठीक में चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रहनी चाहिए, फिर से 4 दिन की दे दी। टोटल कितना दिन हो गया, 8 days। अब इस 8 दिन के बाद फिर से मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके आएंगे। अब भी वो पुलिस वाले तो पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने कहा नहीं यार बहुत इन्वेस्टिगेशन होगी, अब मैं इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजूंगा। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट साहब ने उसको 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 7 दैट इज 15। तो इस तरीके से टोटल जो कस्टडी है, टोटल कस्टडी वो 15 days से ज्यादा नहीं हो सकती, और वो टाइम टू टाइम हो सकती है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट पहले दिन ही कह दें कि 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेज दो, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने दिन की भेज दो फिर पेश करो, फिर इतने दिन की भेज दो फिर पेश करो, फिर इतने दिन की भेज दो, लेकिन ये टोटल 15 days होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट जो समझने लायक है और जो एग्जाम में भी पूछी जाती है और प्रीलिम्स में तो खासकर पूछी जाती है, वो ये पूछी जाता है कि क्या ये कस्टडी इंटरचेंजेबल है पहले 15 दिन में, पहले 15 days में। इसका आंसर है यस। कैसे इंटरचेंजेबल है, मान लीजिए जज साहब ने पहले दिया उसको जुडिशियल कस्टडी, मान लीजिए 4 दिन की दे दी, या मान लीजिए 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी, सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी। अब 5 दिन के बाद जब उसको अक्यूज्ड को फिर से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी तो कहां से आएगा, वो जेल से पेश किया जाएगा। अब वहां से अक्यूज्ड को ले आए मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और यहां से अपना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चला गया, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल रहा है मजिस्ट्रेट साहब को कि साहब हमारे पास ना एक नया सबूत मिला है और उसके लिए हमें इससे पूछताछ करनी है, कृपया करके इसकी पुलिस कस्टडी हमें दे दीजिए। तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब जेसी से पीसी कर देंगे। पहले वो जुडिशियल कस्टडी पे था ना, अब उसकी कौन सी कस्टडी कर दी, पुलिस कस्टडी कर दी। ठीक है, और मान लीजिए
मान लीजिए उन्होंने 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, लेकिन बीच में जाके आईयू एप्लीकेशन लगा दे कि साहब बहुत इंपॉर्टेंट हमारे साथ सबूत मिला है और उनका हमें हो सकता है कि वेपन की रिकवरी हो जाए, तो आप कृपया करके हमें पुलिस कस्टडी दे दीजिए। सॉरी, ये 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी थी, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी दे दी सीधे 15 दिन की, और फिर आईओ बीच में जाके एप्लीकेशन लगा रहा है कि कृपया करके हमें पुलिस कस्टडी दे दी 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद, तो अब इसकी चेंज करके पुलिस कस्टडी कर देगा। तो पहले 15 दिन में जो 15 दिन की लिमिट है, उस 15 दिन में टाइम टू टाइम भी हो सकती है, उस 15 दिन में लगातार 15 दिन भी हो सकता है, और उस 15 दिन में इंटरचेंजेबल भी हो सकता है कि पहले जीसी थी फिर पीसी दे दी, फिर पीसी से जेसी दे दी, इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई मजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिशन है ये कि वो कौन सी कस्टडी देना चाहते हैं, पुलिस कस्टडी देना चाहते हैं, जुडिशियल कस्टडी देना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है या हर मामले में उनका डिस्क्रिशन रहेगा? इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस? बिल्कुल एक्सेप्शन है। अब आप निकालिए सेक्शन 167 प्रोविजो, दिस इज द 167 का सबसेक्शन 2, उसका प्रोविजो और उसका पैरा सी। ओह शिट, ज्यादा ऊपर नीचे चला गया। पैरा सी, ये रहा। नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि वो पुलिस कस्टडी देना चाहे पुलिस कस्टडी दे, जुडिशियल कस्टडी देना चाहे जुडिशियल कस्टडी दे दे। लेकिन यहां पर एक कैच आती है, क्या आती है कि अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी दे सकता है, वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता है। और ये बात हमें कहां से पता लगी? हमें पता लगी सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजो के पैरा सी से। ठीक है, क्या क्लियरली बोल रहा है कि अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी दे सकता है, पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता है। पुलिस कस्टडी वो सिर्फ तब दे सकता है जब हाई कोर्ट ने उसको स्पेसिफिकली इंपावर किया हो। अगर हाई कोर्ट ने उसको स्पेसिफिकली इंपावर नहीं किया है तो वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता। तो पहली तो बात आ गई ये। अब आते हैं डिस्क्रिशन पे। मैंने आपको बोला कि भैया ये जो है ये मजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिशन है, और जब भी देखो लॉ में डिस्क्रिशन की बात आती है ना, तो डिस्क्रिशन को मैकेनिकली या रैंडमली नहीं इस्तेमाल किया जाता कि जो मर्जी आए वो कर दिया कि भैया ठीक है अक्यूज को पेश किया, पुलिस वाले पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं, उठा के पुलिस कस्टडी दे दो। ना 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 ना, यहां पर क्या करना है, मजिस्ट्रेट साहब को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उनको देखना है कि इस मामले में पुलिस कस्टडी ठीक रहेगी या जुडिशियल कस्टडी ठीक रहेगी। और वो कैसे देखेंगे, कैसे जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे? वो हर उस मटेरियल पे जाएंगे जो कि उन्हें प्रोवाइड किया गया है केस डायरी के रूप में। हर वो डॉक्यूमेंट, एफआईआर हो गई, अरेस्ट कहां से किया, प्राइमा फेसी केस है या नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब को क्या लग रहा है, तो उन सब पे बेस्ड होकर वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद वो ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले में मैं पुलिस कस्टडी दूं या जुडिशियल कस्टडी दूं। तो उनको ऐसे ही रैंडमली या मैकेनिकली, ऐसा नहीं कि हर मामले में उठा के पुलिस कस्टडी दे दें ना, उनको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। और एक तरीके से उनके ऊपर ये स्टैट्यूट ने जिम्मेदारी लगा दी कि वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें। अब क्योंकि जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और क्योंकि डिस्क्रिशन है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 में ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए या ड्यूटीज कह लीजिए। पहली ड्यूटी आती है सबसेक्शन 3 में, 167 का सबसेक्शन 3। देखिए क्या कहता है, निकालिए अपना बेरेक्ट। A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record the reasons for so doing। अगर मजिस्ट्रेट साहब पुलिस कस्टडी में भेज रहे हैं तो उनको रीजंस देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कहां गया? सबसेक्शन 3 में। तो भाई डिस्क्रिशन दिया था ना, डिस्क्रिशन दिया है तो उसका मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। अगर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया तो आपके पास रीजंस भी होंगे ना, तो रीजंस दे दो हमें। तो जो भी वो ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर जो होगा वो सीधा ऐसा ऑर्डर नहीं होगा कि भैया ठीक है मैं इसको पुलिस कस्टडी पे भेज रहा हूं। ना 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 ना,
वो बिल्कुल रीजन भरा ऑर्डर होगा। उसमें वो लिखेंगे कि मैंने ये पाया, मेरे को ये मैंने देखा, इसमें केस डायरी देखी और इसलिए मैं इसको, इसके रीजन देते हो इसलिए मैं इसको पुलिस कस्टडी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट होगी जो 167(3) में। दूसरी रिक्वायरमेंट आती है 167(4) में। निकालिए बेयर एक्ट क्या कहता है 167(4)। 167(4) ये कहता है एनी मजिस्ट्रेट अदर देन CGM मेकिंग सच ऑर्डर shall forward a copy of his order with his reasons for making it to the chief judicial magistrate। क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल बात बोल रहा है। आप जो भी ऑर्डर करते हैं, चाहे पुलिस कस्टडी ऑर्डर कर रहे हैं, जुडिशियल कस्टडी ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप CGM नहीं है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो एक ऑर्डर की कॉपी आपको CGM को भेजनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि CGM का जो रोल होता है जिले में, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल होता है, वो न्यायालय के काम के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है। तो वो उसके पास एक सुपरविजरी रोल है, तो उसके पास एग्जैक्टली ये पता रहे कि कौन से मजिस्ट्रेट ने किस मामले में कौन सी कस्टडी दी थी और उसके रीजंस क्या थे। तो हमने उसकी 2 ड्यूटी लगा दी ताकि वो अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से निभा ले। पहली ड्यूटी लगाई कि भैया आपका ऑर्डर जो है वो रीजन होना चाहिए, और दूसरा आप एक कॉपी CGM को भेजेंगे जो भी आप ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात और हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये, मैंने आपको कहा कि 15 दिन के लिए कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, डिटेंशन बढ़ाई जा सकती है, और एक क्या कहा मैंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके सामने पेश किया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो हम कहां पेश कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी उसको 15 दिन की कस्टडी दे सकता है? इसका आंसर है नो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है सिर्फ 7 दिन की कस्टडी देने की, ओनली 7 डेज। ठीक है, और यह बात हमें कहां पर पता चलती है, सेक्शन 167(2)A में। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेक्शन 167(2)A में ये बात ढूंढ के आपको मार्क करनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक कहां तक पहुंच चुके हैं उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूंगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया जब हम पेश करते हैं अक्यूज को, तो ये डिस्क्रिशन है मजिस्ट्रेट साहब का कि वो पुलिस कस्टडी देना चाहें या जुडिशियल कस्टडी देना चाहें। उससे पहले मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, ये डिस्क्रिशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी है, सिर्फ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो सिर्फ 7 दिन की दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिन की दे सकता था, 15 दिन की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिर्फ 7 दिन की दे सकता है, लेकिन डिस्क्रिशन उसके पास भी है कि जुडिशियल कस्टडी देनी है या पुलिस कस्टडी देनी है। सिर्फ डिस्क्रिशन किसके पास नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्यों नहीं है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि मजिस्ट्रेट साहब के पास डिस्क्रिशन है कि वो पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी भी दे सकते हैं, टाइम टू टाइम भी दे सकते हैं, एक स्ट्रेच में भी दे सकते हैं, और ये इंटरचेंजेबल भी है। पहले 15 दिन में ये जो 15 दिन है, यहां पर ये चेंज हो सकती है पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट केस। एक तो हमने ये बात देखी। दूसरी हमने देखी, जो मैंने आपको बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हैं, उनके पास डिस्क्रिशन नहीं है, वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते। और जो तीसरी हमने बात देखी कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं उसको, तो फिर जो लिमिट है कस्टडी की वो 7 दिन, 7 डेज, नॉट मोर देन दैट। हालांकि डिस्क्रिशन इनके पास भी है। फिर हमने देखा कि डिस्क्रिशन को किस तरीके से वो करना है और उसकी हमने क्या क्या उसमें ड्यूटीज होंगी वो देख ली। अब सवाल आता है बड़े वाला, और अब थोड़ा सा आप और ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर लीगल प्रैक्टिस ऑल्सो। मैंने आपको बता दिया कि 15 दिन की कस्टडी आप दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 15 दिन के बाद की भी कस्टडी दी जा सकती है, 15 दिन से ज्यादा की? भाई अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, अभी चार्जशीट जो है वो सबमिट नहीं हुई है, या पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है, और पुलिस चाहती है कि जनाब बेशक आप पुलिस कस्टडी मत दीजिए, लेकिन इसको जुडिशियल कस्टडी में रखिए, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया तो ये विटनेसेस को प्रभावित करेगा, ये सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, और हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 15 दिन से ज्यादा कस्टडी दी जा सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 167 में ही, और इसका जवाब है कि यस, बिल्कुल 15 दिन से ज्यादा भी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है। जो शुरुआती कस्टडी है वो 15 दिन की है, लेकिन उसके बाद की भी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें इन्होंने 2 रिक्वायरमेंट, 2 रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पहली रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाई कि जो 15 दिन के बाद फर्दर डिटेंशन है
वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है, पुलिस कस्टडी में नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर 15 दिन के बाद भी आपको कस्टडी में उसको भेजना है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसको जेल में भेज सकते हैं, पुलिस के हवाले, पुलिस लॉकअप में नहीं कर सकते। पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट, यहां पर भी इन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी कि ठीक है 15 दिन से ज्यादा आप ले लो कस्टडी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कितना टाइम बताया, दो क्राइटेरिया बांट दिए, 90 दिन 90 डेज और 60 डेज। 90 डेज किस केस में और 60 डेज किस केस में, वो हम देखते हैं। 90 डेज अगर पनिशमेंट जो है वो या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 10 साल से कम नहीं है, पनिशमेंट इज नॉट लेस देन 10 ईयर्स, इन मामलों में 90 दिन तक उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। लेकिन क्या ये 15 प्लस 90 होंगे, 15 पहले और बाद में 90? नो, ये टोटल 90 होंगे। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, 15 प्लस बाद में आप 75 दे दीजिए, टोटल 90 डेज आप उसको डिटेन रख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने क्या किया, 60 डेज। 60 डेज किस में आएगा, 60 डेज उसमें आएगा इन ऑफेंसेस से जो भी अलग ऑफेंस होगा उसमें 60 डेज आ जाएगा। और ये भी वही है, 15 प्लस 45 60। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि हाँ जी बिल्कुल 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी दी जा सकती है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है, लेकिन दो लिमिट्स लगा दी। पहली लिमिट ये लगाई कि जो 15 दिन के बाद अगर आप कस्टडी दे रहे हैं तो जुडिशियल कस्टडी ही दे सकते हैं, पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते। तो एक तो हमारा ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, क्योंकि 15 दिन के बाद अगर कोई भी कस्टडी देंगे तो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी देंगे। और दूसरी बात इन्होंने क्या कह दी, चलो ठीक है भाई 15 दिन से ज्यादा ले लो, लेकिन लिमिट उसके बाद भी लगाएंगे, और लिमिट लगा दी 90 दिन उन मामलों में जिनकी पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 साल से कम की सजा। कोई भी ऑफेंस इनमें से कोई भी अगर उसकी सजा है तो वो उनको मिलेगा 90 दिन का टाइम, और अगर दूसरा कोई ऑफेंस है तो उनको 60 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 90 और 60 दिन का मोहलत मिली है, क्या ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी मिली है? क्योंकि हमने ये तो देख लिया था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन की कस्टडी दे सकता था, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी दे या वो पुलिस कस्टडी दे। तो इसका जवाब है नो। अगर 7 दिन से ज्यादा बढ़ानी है तो भैया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस अक्यूज्ड को जो कि कस्टडी में, उसको कहां लेके जाना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और फिर वो कस्टडी दे सकता है। अब एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 7 डेज की कस्टडी दे दी, जो उसकी मैक्सिमम पीरियड के लिए वो कस्टडी दे सकता था। अब पुलिस इसको मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गई तो 7 दिन के बाद क्या होगा, 7 दिन के बाद इसकी ऑटोमेटिक बेल हो जाएगी। अगर इसको हम मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गए हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही है जो उसकी कस्टडी बढ़ा सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन अगर नहीं लेके गए हैं तो भैया हम इसको फिर ऑटोमेटिकली इसको बेल मिल जाएगी। ये जो भी मैंने आपको बात बताई, ये वाली, दिस वन 7 डेज और दिस वन, इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संबंधित जितनी भी बात मैंने आपको बताई है वो सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 में है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको वो खुद मार्क करना, मैं मार्क नहीं करा रहा। आप 167(2)A पढ़िए और जो जो मैंने आपको बात बताई है वो बातें आप वहां से मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। लेकिन उससे पहले, समटाइम्स यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम बीइंग टू रेपिटेटिव, लेकिन द रीजन फॉर माई रेपिटेशंस इज दैट देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। ठीक है, तो सॉरी दैट आई एम बीइंग रेपिटेटिव, लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल डीप तक लेके जा सकूं। अब देखो क्या कहानी है। कहानी ये है भाई, हमने अभी तक क्या देखा, मैं 2 मिनट में रिकैप कराता हूं तो कि उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। हमने ये कहा कि भैया उसको 15 दिन की कस्टडी दी जा सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे देगा। अब इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में आपको बता चुका हूं, 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता,
कब कब दे सकता है वो भी बता चुका हूं। बाकी आप सबसेक्शन 2A से पढ़ेंगे, खुद कर लेंगे, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मैं अब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करूंगा अब जितना भी ये एपिसोड बचा है। ठीक है जी, एपिसोड हम अभी कर सकते हैं। यस, बैटरी कितनी बची है यार, बैटरी कम बची है। चलो निपटाते हैं इसको, जल्दी निपटाते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि 15 दिन की कस्टडी जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा बढ़ानी है तो उसके ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पहली रिस्ट्रिक्शन ये कि भैया वो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी होगी, पुलिस कस्टडी नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन ये, ठीक है हम बढ़ाने का मौका दे देंगे, लेकिन 90 दिन और 60 दिन का आपको टाइम लिमिट दे दिया। अब सवाल ये है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मामला ये है कि मान लीजिए 90 दिन वाला केस ले लेते हैं हम। 90 दिन की कस्टडी दे दी, 90 दिन की कस्टडी देने के बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब है, ये जो मिस्टर ए हैं, इनको जुडिशियल कस्टडी में 90 दिन हो गए हैं, मतलब ये जेल में है, इनको बेल नहीं मिली है। ठीक है, और ये लगातार 90 दिन से जेल में है या टोटल 90 दिन से जेल में है, और अभी तक पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था ना, इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू होती है, एफआईआर से, और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और एक खत्म कहां पर होती है, फाइनल रिपोर्ट सबमिशन, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है मजिस्ट्रेट को। तो कुल मिला के अभी तक पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो सेक्शन 167(2) ये कहता है कि अगर ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद तक भी, 90 दिन पूरे होने के बाद तक भी अगर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की है, तो अक्यूज्ड के पास राइट बन जाता है कि उसको बेल दी जाए। वो सीधा क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा कि जनाब मेरे को 90 दिन हो गए हैं कस्टडी में और अभी तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पूरी नहीं की है, फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की है, तो कृपया करके मुझे बेल दी जाए। और वो उसका राइट है, मजिस्ट्रेट को उसको बेल देनी पड़ेगी, बेल डिनाई नहीं की जा सकती। और इस बेल को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बेल। स्टैट्यूटरी बेल या फिर डिफॉल्ट बेल या फिर कंपल्सरी बेल, इसके 3 नाम है, स्टैट्यूटरी बेल, डिफॉल्ट बेल या फिर कंपल्सरी बेल। ठीक है, अब यहीं से हम अगले एपिसोड में शुरू करेंगे, बिकॉज द बैटरी इज क्वाइट लो और मुझे लग रहा है कभी ये वीडियो बीच में सारी मेहनत खराब ना हो जाए, कट ना जाए। तो अब हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले आई बिलीव आपको इस समझ में आ गया है कि 90 और 60 दिन की अगर टाइम लिमिट खत्म हो गई है और अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है, तो अक्यूज को क्या मिल गया, राइट टू बेल मिल गई। मजिस्ट्रेट के सामने जाए, 90 दिन पूरे होते ही 91st डे सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाओ भैया और अपनी बेल ले लो। बेल के क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और किस किस तरीके से दी जाएगी वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।